नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर हरिश्चंद्र उर्फ रुदल यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से पिस्टल कारतूस भी बरामद किया है। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर में पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान मौके से सूचना मिली कि क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर हरिश्चंद्र उर्फ रुदल यादव ITI कॉलेज के पास मौजूद है। पुलिस जैसे ही वहां पहुंची तो वहां पहले से मौजूद हिस्ट्री शीटर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। हरिश्चंद्र उर्फ रुदल यादव मंचोवा गांव का निवासी बताया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना को लेकर हालात बहुत ही चिंताजनक होते जा रहे हैं। दिल्ली में शनिवार को पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 24,375 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15,414 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 167 लोगों की मौत दर्ज की गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 8,27,998 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली में अब तक कुल 7,46,249 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के 69,799 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 11,960 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बता दें, देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर कैसे काबू पाया जाए, इसको लेकर अलग अलग राज्यों की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। किसी राज्य में वीकेंड लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार सुबह से दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला केजरीवाल सरकार की ओर से लिया गया है। कुछ ऐसा ही हाल है यूपी के शमशान घाटों का। कोरोना संक्रमण से सुलगती चिताओं की डरावनी तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से देखने मिल रही हैं। शायद ही कभी लोगों ने ये मंजर इससे पहले कभी देखा होगा। शवों को जलाने के लिए जगह नहीं है। लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। शव इतने कि गिनती गिनते थक जाएं। उत्तर प्रदेश में हालात खराब हैं। लखनऊ के 3 शमशान घाटों पर जिस तेजी से तीनों घाटों में काम हो रहा है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लखनऊ के लोग किस रफ्तार से कोरोना से जंग हार रहे हैं। बैकुंठ धाम और गुलाला घाट पर 25-25 प्लेटफॉर्म रातों रात बनाए गए हैं, जिससे शवों का क्रियाक्रम जल्द से जल्द किया जा सके। लोगों का कहना है कि क्रियाक्रम के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी दिक्कत है शवों को जलाने के लिए लकड़ियों की कमी। लोगों का आरोप है कि लकड़ियों के लिए उन्हें 3 गुना दाम चुकाना पड़ रहा है। कोरोना से जंग जीतना तो दूर की बात है, लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है कि उन्हें कोरोना है या नहीं। प्राइवेट पैथोलॉजी लैब सेंटर टेस्टिंग के लिए सैंपल नहीं ले रहे हैं। लैब सेंटर्स का कहना है कि उन्हें राज्य सरकार की तरफ से आदेश है कि वो टेस्ट सैंपल के लिए ना लें। वहीं यूपी में बिना मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी पत्र के मरीजों को कोई भी अस्पताल नहीं भर्ती कर रहा है। कई लोगों को ये पत्र हासिल करने में 2 से 3 दिन लग भी रहे हैं। यही हालात कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी के भी हैं। कानपुर में मौतों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शहर के 3 मुख्य शमशानों में अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने शहर के 3 घाटों पर 35 नए प्लेटफॉर्म बनाने का आदेश दिया है, जिससे कि शवों का दहन जल्दी किया जा सके। कानपुर में 3 मुख्य घाट हैं, भैरव घाट, भगवत दास घाट और सिद्धनाथ घाट। घाट कर्मचारियों का कहना है कि शवों की संख्या दोगुनी हो गई है। वहीं प्रयागराज में पिछले 3 दिनों में 2000 से 2200 मरीज पॉजिटिव निकले हैं, जिसकी वजह से अस्पतालों में बेड की भारी किल्लत है। शहर के 12 अस्पतालों में 2000 बेड हैं और सभी भरे हैं। इस वजह से लोगों को होम आइसोलेशन की सलाह दी जा रही है। भयावह मंजर, जिंदगी में हम लोगों ने इतनी भयावह स्थिति नहीं देखी थी। आज जो है डेड बॉडी गिनते गिनते हम लोग थक गए। समझिए वो स्थितियाँ हैं। 5 घंटे 6 घंटे से हम लोग घाट पे इंतजार करना पड़ा डेड बॉडी जलाने के लिए। पूरा ऊपर से नीचे सब जगह, कहीं भी जगह नहीं, लकड़ी का अभाव हो गया घाट पे। ये स्थितियाँ हैं। हम लोगों को जो भी लकड़ी मिली है अभी गीली लकड़ी मिली। बहुत मुश्किल से शोर सिफारिश करने के बाद गीली लकड़ी मिली, तब दाह संस्कार हो रहा है। 5 से 6 घंटा हम लोग वेट किए, वो भी बहुत मेहनत करने के बाद लकड़ी मिली। तो घाट कितना वेटिंग में होंगे लोग, कितना लोग वेटिंग में होंगे लोग? वेटिंग तो अभी देखिए
25 से 30 लोगों की संख्या वेटिंग में भी चल रही है। लाल किला हिंसा मामले में मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने दीप सिद्धू को 30,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने दीप सिद्धू को जमानत देने के पीछे कुछ शर्त लगाई है। 30 हजारी कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दीप सिद्धू पुलिस की जांच में मदद करेगा और गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा। 24 घंटे अपने फोन को ऑन रखना होगा और अपनी लोकेशन की जानकारी जांच अधिकारी को देनी होगी। बता दें, गणतंत्र दिवस के दिन हुई इस हिंसा मामले में कुछ प्रदर्शनकारियों पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय तिरंगा हटाकर धार्मिक ध्वज लहराने का काम किया। इस मामले में दीप सिद्धू पर आरोप ये है कि उन्होंने भीड़ को भड़काया था। वहीं इससे पहले दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 12 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में दीप सिद्धू ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। हर प्रत्याशी को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। आज हम एक ऐसे ही प्रत्याशी से मिले जिसने अपनी जीत का पूरा सच बताया। जी हां, हम बात कर रहे हैं फिरोजाबाद के वार्ड संख्या 31 की। वैसे यहां से हर पार्टी ने अपना अपना प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो सिर्फ दूसरों को हराने के चक्कर में खड़े हुए हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि वार्ड में कितने की वोटिंग है, कितने बूथ हैं, कितने गांव हैं। आज हमारी टीम ने फिरोजाबाद में जिला पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 31 से चुनावी मैदान में कूदी रुचि यादव से मुलाकात की। उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम रुचि यादव है। मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हूँ। जी, मेरे ससुर जी थे, उन्होंने कहा कि महिला सीट है और चुनाव लड़ना उचित रहेगा, इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। जनता के बीच आप जा रहे हैं, क्या वायदे होंगे आपको? वायदे यही होंगे कि वो हमें अपना सेवा करने का मौका दें और हमें अपनी समस्याएं बताएं और उनकी जो समस्याएं होंगी हम उनको पूरा करेंगे। जनता के बीच जा रहे हैं, लोग अपनी समस्याएं भी बताते हैं क्या? जी बिल्कुल बताते हैं। किसी को दिक्कत है कि हम उनकी पेंसिल रोकी गई है, कि सड़क के लिए, नल के लिए, लाइट नहीं है, इन सब के लिए बोलते हैं। आपकी एजुकेशन क्या होगी इस समय? मेरी MSc की है, B.Ed की और PhD करी है। राजनीति का अचानक आपको शौक कहाँ से लग गया? स्टूडेंट लाइफ में क्या कोई ऐसा पद रहा है आप? नहीं, स्टूडेंट लाइफ में तो नहीं रहा, लेकिन हमारे घर से भी, हमारे मायके से भी थोड़ा रहा है और ससुराल में भी रहा है। किस तरह के पद रहे हैं? अभी तो ये ससुर जी का ही जिला पंचायत सदस्य वो रह चुके हैं और अब आगे और आप क्षेत्र में भ्रमण के दौरान किससे आप मुकाबला मानते हैं? किससे मुकाबला हो सकता है? मुकाबला हमारा किसी से ही नहीं है। हम चुनाव जनता के लिए लड़ रहे हैं, मुकाबले के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जो उनकी समस्याएं होंगी हम उनको पूरा करेंगे, इसीलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद है आपको सफलता की? उम्मीद तो यही है कि सब साथ देंगे। उनकी जो समस्याएं और कोई पूरी नहीं कर सकता, उन्हें विश्वास है कि हम कर सकते हैं, तो वो हमारे साथ चलें, हमारा सहयोग करें। सुना जा रहा है कि यहाँ स्थानीय विधायक ने आपके खिलाफ एक डमी प्रत्याशी उतारा है। हाँ, ये तो चलता ही है चुनाव में कि एक तो अगेंस्ट रहता ही है, लेकिन जनता हमारे साथ है तो हमें किसी से मुकाबला नहीं करना है। सपा की ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिससे आप प्रभावित हैं? सपा सरकार ने हमारे जो मज़दूर लोग हैं, जो कन्याधन है और लैपटॉप दिलवाए हैं, एक्सप्रेस वे चालू कराया है, इससे ही हम प्रभावित हैं और हम नहीं, जनता भी इससे प्रभावित है। डायल 112 सॉरी एम्बुलेंस 108 ये हमारे लिए उन्होंने व्यवस्थाएं करवाई हैं, इसलिए हम नहीं, सब लोग इससे प्रभावित हैं। यूपी में बीजेपी की सरकार है, 4 साल का कार्यकाल हो गया। आप कितने नंबर देना चाहेंगे योगी सरकार को? बीजेपी ने तो जो हमारी सपा के जो जितने भी नियम बनाए गए थे उनको सिर्फ ख़त्म करने का किया है। जो भी हमारे जो स्कूल बने हैं, कॉलेज बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, हर चीज़ पे उन्होंने रोक लगाई है। जो भी काम होते हैं उन पे कुछ अपना नया नहीं करके दिया है, जो भी था उनको बंद करने पे रहे हैं, दोबारा शिलान्यास किया है। तो कितने नंबर, 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे?
2 नंबर। कोरोना को लेकर तो हमारी यही है कि इससे बचा जाए, हम उचित दूरी बनाकर रखें, और जो चुनाव है वो तो संवैधानिक प्रक्रिया है, ये तो हमें चुनाव तो होना ही है, लेकिन हम उचित दूरी बनाकर सबके घर घर जाकर उनसे विनती करेंगे और उनको ये भी समझाएंगे कि आप इस महामारी से कैसे बचें, उनको ये भी बताएंगे। ज़्यादा भीड़ लेकर हम ना चलें, और भीड़ लेकर जाएंगे तो उनको भी नहीं हम कुछ बता पाएंगे, इसलिए हम दूरी बनाकर हर किसी से अपनी बात कह सकें। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। शासन स्तर से रविवार को फुल लॉकडाउन था। इसी के चलते आजमगढ़ में एक तरफ जहां शहर में बाजार में दुकानें बंद थीं और नाम मात्र के ही लोग दिखाई दिए, वहीं सोमवार 19 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर ब्लॉक परिसरों में भारी भीड़ उमड़ी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। आजमगढ़ शहर में संपूर्ण लॉकडाउन के चलते लगभग सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। नगर पालिका की तरफ से कुछ इलाकों में सैनिटाइजेशन की कार्रवाई की गई। वहीं रोडवेज रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसरा रहा। जो यात्रीगण बाहर से आ रहे थे उनके लिए सवारी वाहन मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। किसी तरह पैदल ही घर के लिए जा रहे थे। सबसे ज़्यादा दिक्कत ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने वाले यात्रियों को हो रही थी। इसके विपरीत 19 अप्रैल को दूसरे चरण में होने वाले मतदान को लेकर जनपद के सभी 22 ब्लॉकों में मतदान स्थलों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। हर ब्लॉक पर हजारों की संख्या में कर्मी और उनके परिजन आए हैं। सभी अपनी अपनी ड्यूटी को लेकर परेशान और ड्यूटी का पता लगाने के लिए भीड़ एक साथ खड़ी रही, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। हालांकि प्रशासन की तरफ से कोविड-19 हेल्प डेस्क की स्थापना की गई थी, लेकिन वह भी केवल औपचारिकताएं ही निभा सकी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका चौक स्थित राजधानी हॉस्पिटल में शनिवार शाम को अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग इतनी भीषण थी कि अफरा तफरी में मरीजों को स्ट्रेचर में डालकर अस्पताल के बाहर लाया गया। घटना में 5 मरीजों की मौत हो गई है। इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों का भी इलाज चल रहा है। वहीं यहां लगभग 50 मरीज भर्ती थे जिनका इलाज चल रहा था। बता दें, आग लगने की वजह आईसीयू में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 मरीज की मौत आग में झुलसने और बाकी 3 की दम घुटने से हुई। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मृत सभी 4 लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा भी की है। तो राजधानी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना बताया गया था। आग लगा था इसमें, तो इसमें कोविड पेशेंट का इलाज किया जा रहा था, तो उसमें मौके पे कुछ मृत्यु हुई है। पहले अस्पताल प्रबंधन के द्वारा बताया गया था कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है और एक जो महिला की मृत्यु है उसके आग लगने से पहले हुई थी। अभी बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु भी आग लगने और उसके बाद के कारणों के कारण हुई है, तो उसको वेरीफाई हम अभी कर रहे हैं और आगे की हमारी जाँच की जा रही है। जाँच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 13 अप्रैल को नव संवत वर्ष के शुभ अवसर पर विज्ञान भारती के पोषण अभियान आहार क्रांति की शुरुआत हो गई। एक ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट और टेक्नोक्रेट्स फोरम
प्रभास और विज्ञान प्रसार के सहयोग से शुरू की गई आहार क्रांति उत्तम आहार उत्तम विचार का शुभारंभ किया। इस मुहिम का उद्देश्य है सकारात्मक पोषण के बारे में जन जागरूकता पैदा करके एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना। कार्यक्रम पर ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो। जैसा कि मौजूदा महामारी के दौरान भी देखा गया, जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली बेहतर थी उन्हें संक्रमण का कम से कम प्रभाव हुआ। शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को बनाता है पोषक आहार। हम जितना पोषण पर ध्यान देंगे, समाज उतना ही सशक्त और स्वस्थ होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 13 अप्रैल को एक पोषण जन आंदोलन के रूप में आहार क्रांति उत्तम आहार उत्तम विचार का शुभारंभ किया गया। एक आभासी कार्यक्रम के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई। इस अवसर पर अभियान से संबंधित संस्थाओं के गणमान्य लोग और पदाधिकारी भी ऑनलाइन कार्यक्रम का हिस्सा बने। हम सब जानते हैं कि पोषण उत्तम जीवन का आधार है। स्वस्थ जीवन से ही स्वस्थ एवं समृद्ध समाज का निर्माण होता है। हमारे ऋषियों महर्षियों द्वारा अन्वेषित आयुर्वेद ने पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है और अब समय आ गया है कि हम उसी समृद्ध ज्ञान को फिर से जीवन में लागू कर स्वास्थ्य और सामाजिक चुनौतियों का सामना करें। सकारात्मक पोषण उत्तम आहार उत्तम विचार की सोच के साथ विज्ञान भारती और उसकी सह संस्था ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट्स और टेक्नोक्रेट्स फोरम ने आहार क्रांति की शुरुआत की है, जिसे जन आंदोलन बनाने में विज्ञान प्रसार और CSIR का प्रवासी भारतीय शैक्षणिक और वैज्ञानिक संपर्क प्रभास सहयोग कर रहे हैं। ये मिशन है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय रूप से उपलब्ध फल सब्जियों आदि के पोषक तत्वों के बारे में लोगों को जागरूक करना। इस आहार क्रांति से न सिर्फ कुपोषण दूर होगा बल्कि देश का आर्थिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। स्थानीय फलों सब्जियों का बाजार बढ़ेगा, पारंपरिक फसलों की मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों और स्थानीय विक्रेताओं का रोजगार बढ़ेगा। साथ ही पोषक समाज राष्ट्र को कोरोना जैसी महामारियों और चुनौतियों का सामना करने में सहायक होगा। इसके लिए समाज के हर वर्ग को पारंपरिक खुराक और पौष्टिकता से दोबारा अवगत कराने की जरूरत है। इस मौके पर एक मासिक समाचार पत्र आहार क्रांति और आहार चार्ट का भी विमोचन किया गया, जिसका प्रकाशन विज्ञान प्रसार द्वारा हिंदी और अंग्रेजी में किया जाएगा। इसी तरह लगभग हर भाषा में कई तरह के ऑफलाइन और ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो प्रशिक्षण के बाद अनेक छात्रों को इस कार्यक्रम का संदेश देंगे, जो छात्रों के माध्यम से उनके परिवारों तक पहुंचेगा और आखिर में बड़े पैमाने पर समाज में इसका प्रचार होगा। उम्मीद है कि आयुर्वेद का ये प्राचीन ज्ञान एक बार फिर पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक साबित होगा। स्वदेशी वैक्सीन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत अब जल्दी भारत के पहले mRNA आधारित वैक्सीन कैंडिडेट का मानव परीक्षण भी शुरू हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने पिछले वर्ष शुरू किए गए मिशन कोविड सुरक्षा के तहत HGCO19 के अध्ययन के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई है। आपको बता दें कि जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स पुणे और अमेरिकी कंपनी HDT बायोटेक कॉर्पोरेशन ने मिलकर इस वैक्सीन का निर्माण किया है। 16 मार्च 2020 को अमेरिका ने कोविड-19 वैक्सीन के पहले मानव परीक्षण की शुरुआत की। खास बात ये थी कि ये वैक्सीन कैंडिडेट मैसेंजर RNA तकनीक पर आधारित था। इसके बाद 8 दिसंबर 2020 को विश्व में जो सबसे पहला स्वीकृत कोविड-19 का टीका लगाया गया, वो भी मैसेंजर RNA तकनीक पर ही आधारित था। हालांकि ये दोनों ही वैक्सीन्स अलग अलग कंपनियों द्वारा तैयार की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी में mRNA आधारित इन दोनों ही वैक्सीन्स को मान्यता मिलना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था, क्योंकि कोविड-19 महामारी से पहले किसी भी mRNA आधारित दवा या वैक्सीन को मनुष्यों में उपयोग के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया था। इस टेक्नोलॉजी के सफल प्रयोग से कई संभावनाओं को बल मिला है। अब भारत भी अपनी पहली mRNA आधारित कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार है। HGCO19 नाम की इस वैक्सीन को पुणे की जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी HDT बायोटेक कॉर्पोरेशन ने मिलकर बनाया है। mRNA आधारित HGCO19 नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन के निर्माण के लिए
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अपने अहम योगदान के साथ साथ बीज वित्त पोषण भी प्रदान किया था और अब मिशन कोविड सुरक्षा के तहत HGCO-19 के क्लिनिकल अध्ययनों को आगे बढ़ाने के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी विभाग एक बड़ी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा। ज्यादातर पारंपरिक वैक्सीन कमजोर या निष्क्रिय रोगजनकों का उपयोग करती हैं, पर mRNA आधारित वैक्सीन पारंपरिक मॉडल का उपयोग नहीं करती। इस तकनीक से बनी वैक्सीन शरीर की कोशिकाओं को ऐसे प्रोटीन बनाने के निर्देश देती हैं जो वायरस के प्रोटीन की नकल कर सकें। ऐसा प्रोटीन बनने पर हमारा इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और भविष्य में हमें संक्रमण से बचाता है। खास बात ये कि मैसेंजर RNA गैर संक्रामक होता है और निर्देश पढ़ने के बाद हमारा कोशिका तंत्र इसे नष्ट कर देता है। mRNA वैक्सीन पूरी तरह से सिंथेटिक होती है और एक स्थायी आधार पर सामूहिक टीकाकरण करने के लिए इसका निर्माण जल्दी और कम लागत पर किया जा सकता है। मौजूदा समय में भारत जैसे देश में कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति और भविष्य की ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए mRNA जैसी तकनीक बहुत कारगर साबित हो सकती है। HGCO-19 ने पहले से ही जानवरों में सुरक्षा, प्रतिरक्षा, तटस्थता, एंटीबॉडी गतिविधि में बेहतर प्रदर्शन किया है, जिसके आधार पर ही इसे रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन और भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के कार्यालय CDSCO से क्लिनिकल परीक्षण की मंजूरी मिल चुकी है। इस बीच वर्तमान और भविष्य में कोविड-19 वैक्सीन की मांग और जरूरत को देखते हुए भारत उन वैक्सीन को जल्द मंजूरी देने के लिए राजी हो गया है जो पहले से ही अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और जापान के दवा नियामकों या फिर WHO द्वारा स्वीकृत है। ये सभी वैक्सीन भारत में बिना किसी स्थानीय परीक्षण के इस्तेमाल की जा सकेंगी। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के सहयोग से विकसित नैनो स्निफर का लोकार्पण किया। ये विश्व का पहला सूक्ष्म संवेदक आधारित विस्फोटक डिटेक्टर है जो 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगा सकता है। इस स्वदेशी उपकरण को IIT दिल्ली और IIT मुंबई द्वारा इनक्यूबेटेड स्टार्टअप कंपनियों ने तैयार किया है। आमतौर पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संवेदनशील जगहों पर विस्फोटकों और वर्जित सामग्री की जांच के लिए स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब कई तरह के सेंसर आधारित हैंडलिंग उपकरण भी प्रयोग किए जाने लगे हैं, लेकिन भारत में ऐसे ज्यादातर उपकरण आयात करने पड़ते हैं। इन सभी तरीकों के इस्तेमाल में कई तरह की व्यवहारिक समस्याएं भी आती हैं। अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा तैयार स्टार्टअप कंपनियों ने मेक इन इंडिया के तहत एक माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्निफर विकसित किया है। हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम द्वारा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस स्वदेशी उपकरण को लॉन्च किया। नैनो स्निफर विश्व का पहला विस्फोटक पहचान उपकरण है जिसमें सूक्ष्म संवेदक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ये उपकरण 10 सेकंड के अंदर विस्फोटक का पता लगाकर उसकी पहचान कर सकता है। हम लोग जो बेसिक नेचर है एक्सप्लोजिव्स का कि वो एक्सप्लोड करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि ये पार्टिकल एक्सप्लोजिव है या नहीं है। फर्दर पैटर्न रिकॉग्निशन एल्गोरिथम्स के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक्सप्लोजिव है वो कौन सा एक्सप्लोजिव है, क्या ये IDX है, TNT है या PETN है या अमोनियम नाइट्रेट है, तो वो भी हम लोग इस डिवाइस से निकाल पाते हैं। फंडामेंटली ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। नैनो स्निफर को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई के स्टार्टअप नैनो स्निफ टेक्नोलॉजीज ने विकसित किया है और इसकी मार्केटिंग विहांत टेक्नोलॉजीज द्वारा की जा रही है, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली द्वारा तैयार की गई कंपनी है। नैनो स्निफर में लगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग आधारित सूक्ष्म संवेदक न सिर्फ तीव्र गति में विस्फोटकों का पता लगा सकते हैं, बल्कि ये हर तरह के विस्फोटकों का वर्गीकरण कर उनके प्रकार के बारे में भी तुरंत जानकारी दे सकते हैं। इसे सूरज की रोशनी में भी पढ़ा जा सकने वाला कलर डिस्प्ले लगाया गया है, जिससे लिखित और ध्वनि दोनों चेतावनियां जारी होती हैं। ये उपकरण नैनोग्राम मात्रा तक के विस्फोटकों का पता लगाने में सक्षम है। आज बढ़ती हुई सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए हवाई अड्डे, रेलवे, मेट्रो स्टेशन, होटल, मॉल्स और अन्य सार्वजनिक जगहों पर विस्फोटकों एवं वर्जित चीजों का पता लगाना एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है।
नैनो स्नीफर इस दिशा में त्वरित स्कैनिंग और उन्नत पहचान की सुविधा प्रदान करेगा, जो कि स्वदेशी होने के चलते सस्ती भी है। इस उपकरण का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा परीक्षण किया जा चुका है। आजकल हर क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक पर जोर दिया जा रहा है। अत्याधुनिक कंप्यूटर, संवेदक, रोबोट, चेतावनी प्रणालियों से लेकर अंतरिक्ष अभियानों तक ये नवीन तकनीक आसानी पैदा करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है, ऐसे में कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञों की जरूरत बढ़ रही है। ज्ञान विज्ञान के करियर इन साइंस सेगमेंट में आज हम प्रौद्योगिकी की इसी विधा में भविष्य बनाने के अवसरों पर बात करेंगे। अक्सर हम सब हैरान हो जाते हैं जब हमारे फोन या कंप्यूटर हमारी सर्च को आसान बना देते हैं और हमारे द्वारा खोजी या सर्च की जा रही जानकारी से जुड़े अन्य विकल्प भी हमारे सामने आ जाते हैं। अत्याधुनिक वाहन हर बाधा से पहले हमें सचेत कर देते हैं और कई बार खुद ही समाधान भी तलाश लेते हैं। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है, जिस पर भारतीय वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी संस्थान भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की कई शाखाओं को मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक सामने आती है। आम भाषा में समझें तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा लक्षित डेटा होता है जिसे किसी भी उपकरण या मशीन में जमा कर दिया जाता है और इस डेटा से किसी भी परिस्थिति का सही आकलन करने में सक्षम सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर वास्तविक समय परिस्थितियों में उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दो क्षेत्र हैं, एक रिसर्च एआई और दूसरी अप्लाइड एआई। रिसर्च या अनुसंधान के क्षेत्र में इस तकनीक का उपयोग आमतौर पर मौजूदा तकनीक और पद्धतियों में नवाचार के लिए किया जाता है। इसी तरह अप्लाइड एआई वो है जिसका प्रयोग आम जनजीवन में किया जाता है। जैसे कोई उपकरण आपकी आवाज पहचान कर आपकी पसंद का गाना सुना सकता है। बिना ड्राइवर के ट्रेन और वाहन चल सकते हैं। ऐसे अनगिनत उपकरण और सुविधाएं आज मौजूद हैं। आज की दुनिया में एआई का रोल काफ़ी चीज़ों में महत्वपूर्ण है। एआई मेडिकल फील्ड में आप देखिए, या फिर आप ऑटोमेटिव फील्ड में देखिए, या फिर जैसे पहले मूवीज़ में होते थे कि मतलब कि आप साइंस फिक्शन में देख सकते हैं, जैसे रोबोटिक्स काफ़ी काम कर लेते हैं, या रोबोट कोई ह्यूमन रोबोट से बात कर रहा है और रोबोट को समझ रहा है कि मतलब कि आदमी क्या बात कर रहा है और अकॉर्डिंगली उसका एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों में एआई का काफ़ी बड़ा रोल है। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए सबसे जरूरी है कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स का ज्ञान। कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स जैसे विषयों में इंजीनियरिंग करने वाले छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेषज्ञ बन सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर साइंस से जुड़े लगभग हर बड़े संस्थान में विशेष पाठ्यक्रम मौजूद हैं। विद्यार्थियों के लिए क्षेत्र में कई तरह की अवधि के सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और परास्नातक डिग्री कोर्स मौजूद हैं। संस्थानों की बात करें तो भारत में इस वक्त सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैसूर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रयाग, एमटी यूनिवर्सिटी कोलकाता, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पाठ्यक्रमों में प्रमुख संस्थान हैं। इनके अलावा ऑनलाइन कोर्स की भी सुविधा मौजूद है। भारत में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न और टेस्ला जैसी कंपनियां ऑनलाइन कोर्स भी करा रही हैं, जिनमें एलिमेंट्स ऑफ एआई, इंट्रोडक्शन टू एआई और मशीन लर्निंग प्रमुख पाठ्यक्रम हैं। इसके अलावा भारत की आईआईटीज और हैदराबाद विश्वविद्यालय आदि ने इस क्षेत्र में शॉर्ट टर्म कोर्स भी शुरू किए हैं। इंडस्ट्री लेवल पे भी काफ़ी इंजीनियरिंग कोर्सेज है जो कि एआई आपको इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। खास करके ये एआई के जो डिफरेंट बेसिक टूल्स हैं वो कैसे यूज़ करें डिफरेंट फील्ड्स के लिए, वो ये इंडस्ट्रियल कोर्सेज भी काफ़ी काम आता है इसके लिए। तो ये डेटा साइंस हो या रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो या फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शन में फ्रॉड एनालिसिस हो, इस टाइप की जो एआई
फील्ड्स है, इसमें स्टार्ट करने के लिए ये बेसिक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों को पूरा कर अभ्यर्थी बिग डेटा इंजीनियर, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, रोबोटिक्स प्रोग्रामर, सर्च इंजन एनालिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट आदि पद पा सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते 13 करोड़ से ज्यादा नौकरियों की संभावना बन सकती है। आज बड़ी तादाद में सोशल नेटवर्किंग साइट्स में एआई विशेषज्ञ रखे जाते हैं, जिसमें अब आईटी, रिटेल, फाइनेंस, ऑटो, टेक्सटाइल सेक्टर्स भी जुड़ते जा रहे हैं। एआई ऐसी तकनीक है जो भविष्य में हमारे रहने, कार्य करने के तरीकों आदि में बड़ा बदलाव लाएगी। स्वास्थ्य से लेकर प्रशासनिक व्यवस्था और कृषि क्षेत्र तक इसका इस्तेमाल आम होगा। ऐसे में इस क्षेत्र में रोजगार और भविष्य के अवसर बेहतर नजर आ रहे हैं। नवसंवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी 13 अप्रैल को CSIR, निस्केयर और विभा ने एक थीमेटिक लूनी कैलेंडर लॉन्च किया। निस्केयर के दिल्ली स्थित कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में आयुका के निदेशक प्रोफेसर सोमक राय चौधरी ने शिरकत की। थीमेटिक लूनी सोलर कैलेंडर में मुख्य रूप से तिथि और पक्ष को प्रदर्शित किया गया है और ऋतुओं के अनुसार फल और सब्जियां खाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। असल में कोविड-19 ने एक बार फिर से जिस तरह इस बात को प्रमाणित किया है कि सही भोजन की आदतों से हमारे शरीर में जो इम्यून सिस्टम बनता है वो बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है, यानी भोजन भी एक औषधि है। इस कैलेंडर में इसी बात को दर्शाया गया है। कोविड समय में हमने इसको नोटिस किया है कि भारतीयों की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो ज़्यादा लगती है, क्योंकि यहाँ पे मृत्यु दर जो है वो कम रहा कोविड से और रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं हमारा खाना पीना जो है वो इसमें सहयोगी रहा है। तो उसी को हाईलाइट करना कि किस मौसम में किस तरह के फल सब्जी हमको खाने चाहिए, और हम भारतवर्ष में हैं जहाँ जैव विविधता इतनी है, तो उसी को हर मास ऋतु के हिसाब से हर कैलेंडर में दिखाया गया। इसमें हमने 3 कैलेंडर्स को किया है, जिसमें ल्यूनी सोलर है और हमारा जो नेशनल सोलर कैलेंडर है वो, और ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो एक तरह से हम इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं, जिसपे रिलीजन, रीजन उससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमने ये सोचा कि इसका एक प्रकार से, जिसका खगोल के साथ भी रिलेशन है, हमारे आहार के साथ भी उसका रिलेशन है, इन सब का मिलके क्या हमें कैलेंडर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो ये एक पहला प्रयास है कि लूनी सोलर यानी चंद्र और सूरज के साथ जुड़ा हुआ, मासों के साथ जुड़ा हुआ ये कैलेंडर हमारे आहार के साथ और हमारे त्योहारों के साथ मिला हुआ, जो कि आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो लगभग पूरे भारत में आज नए साल की शुरुआत है। आम जन के बीच कोरोना टीके को लेकर फैले मिथक दूर करने के लिए इंडियन नेशनल यंग एकेडमी ऑफ साइंसेज ने राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने एक वेबिनार द्वारा इस अभियान की शुरुआत की। इसके लिए कोवैक न्यूज नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन तैयार की गई है, जिस पर हिंदी और अंग्रेजी सहित 11 क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारियाँ प्रसारित की जाएंगी। इसके अलावा अकादमी देशव्यापी इंफोग्राफिक, ऑडियो वीडियो प्रतियोगिता और ज्ञान टीका वेबिनार श्रृंखला भी आयोजित कर रही है, जिसके द्वारा देश के जाने माने विशेषज्ञ कोरोना संक्रमण टीका और टीकाकरण पर व्याख्यान द्वारा लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। इस वक्त की जरूरत है कि लोग बिना झिझक टीका लगवाएं और अपने साथ साथ समाज और राष्ट्र को इस महामारी से निपटने में मदद करें। कोरोना समाधानों के विकास में एक कड़ी और जुड़ गई है। गुरुग्राम स्थित स्टार्टअप कंपनी O2 क्योर ने कोविड-19 वायरस को खत्म करने वाला वायु शोधन विकसित किया है। दावा है कि ये प्यूरिफायर हवा में मौजूद वायरस को 99% तक खत्म कर सकता है। कंपनी के मुताबिक PHI सेल आधारित इस तकनीक का हैदराबाद स्थित CSIR के कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र CCMB में परीक्षण किया जा चुका है, जिसके दौरान ये प्यूरिफायर 97.48% वायरस खत्म करने में सफल रहा। इस प्यूरिफायर यंत्र में हवा सोखने वाले ग्रिल्स लगे हैं। एक प्यूरिफायर 500 वर्ग फीट के क्षेत्र को कवर कर सकता है। खासकर घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इस वायु शोधन यंत्र को लगाया जा सकता है, जहां अन्य प्रदूषकों के साथ साथ इस समय कोविड-19 से भी बचा जा सकता है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी,
तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार। एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।